आज नॉन एग्री मार्केट में देखिए तो किस तरह का एक्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर कच्चा तेल फिर से कमजोर हो गया है, 1% टूट चुका है। नेचुरल गैस दूसरी तरफ तेज दिख रहा है। मेटल्स कमजोर है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जहां पर खरीदारी दिख रही है। लेकिन इस मार्केट में आपको क्या करना है? अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमारे नंबर 9136934065 9136934065 फिर से मैं नंबर इसलिए दोहरा देता हूं कि आप इस नंबर पे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक 2 मेहमान होंगे कमोडिटी फटाफट में जो आपके सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, अखिलेश जैन हैं, फाउंडर हैं टेक्निकल IQ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे और अखिलेश जी आपसे बातचीत पहले मैं करना चाह रहा हूं, क्या लग रहा है आपको? कच्चा तेल रिकवरी की कोशिश होती है, फिर से कमजोर हो जाता है, क्या लग रहा है? कब अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं? चार्ट पर कैसा दिख रहा है कच्चा तेल? देखिए, जैसा भी इसका भी सराउंडिंग बन रहा है वो थोड़ा नेगेटिव ही है। और बायस यहाँ पे नेगेटिव ही लग रहा है। यहाँ पर जो एक रीसेंट फैक्टर आया है वो डॉलर इंडेक्स का कहीं ना कहीं बॉटमिंग होता हुआ लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ पे आने वाले दिनों में फर्म रहेगा और हम ऊपरी लेवल से क्रूड के अंदर एक प्रेशर देखेंगे। हालांकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मंदी हमको देखने को मिली है पिछले सत्र में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 200 300 पॉइंट की एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे मुझे क्रूड इस एक्सपायरी तक। तो ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन फ्यूचर्स ना होकर मुझे लगता है ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 5550 और ऊपर 5850 एक दायरा में ये ट्रेड रहना चाहिए। तो 5650 के आसपास यहाँ पर पुट और कॉल आप दोनों ही सेल करके काम करिए। इसका जो प्रीमियम चल रहा है अप्रोक्सीमेट एक 250 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी एक लिक्विडेटिव ट्रेड हो सकता है। दोनों ही ऑप्शंस को आप शॉर्ट करिए और यहाँ पे एक अच्छा कुशनिंग मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड है अभी इसी रेंज के अंदर रहेगा। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो 5820-25 के नीचे जब तक क्रूड है तब तक नेगेटिव लग रहा है। तो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो सेल राइज करें 5825 के नीचे। और ऑप्शन में रणनीति बनाना चाहते हैं तो दोनों ही पुट और कॉल को सेल कर सकते हैं 5650 की। ट्रेडर्स जी। के लिए राय अखिलेश जी की तरफ से। मनोज जी आपके पास आते हैं, उससे पहले हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, एनर्जी एक्सपर्ट। नरेंद्र तनेजा जी, आप ये बताइए क्या लग रहा है आपको? कच्चे तेल की चाल लगातार कमजोर, आप कह भी रहे थे कि 70 तक आ सकता है ब्रेंट क्रूड का भाव, उसी के आसपास अब आ भी चुका है। क्या और गिरावट यहां से आपको दिख रही है? और क्या नई खबरें, क्या नए डेवलपमेंट्स हैं क्रूड मार्केट को लेकर? एक खबर यह भी आ रही है कि SPR के लिए चीन लोअर लेवल पे खरीदारी कर रहा है, क्या लग रहा है अब आपको? देखिए, जैसा मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में बताया था कि 70 के आसपास तो अब वो जा ही रहा है और लगभग वहां पहुंच चुका है। अब जाहिर है कि ओपेक जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अब इंटरवीन करेंगी। क्योंकि जो जितने भी बड़े ओपेक देश हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको अगर हम लेते हैं, दूसरी जो उनकी अर्थव्यवस्था की एक्सपेक्टेशन है, जिस हिसाब से सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में या इराक में वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो $70 पे तो वहां वो उनका नहीं हो पाएगा। उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो परेशानी में आ जाएगी। लिहाजा ओपेक इंटरवीन करेगी और जो इंटरवीन करेगी इसका मतलब ये हुआ है कि बाजार उसमें थोड़ा सा जो है, जब इंटरवीन करती है तो रिएक्ट करती है, तो वापस जो है वो 72-73 पे जाएगा। लेकिन अभी कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर वो 70 से नीचे चला जाए, 68 को टच कर जाए, 67 को टच कर जाए, लेकिन टिकेगा नहीं, वो 70 पे भी टिकेगा नहीं। उसकी मुख्य वजह यह है कि जो ओपेक देशों का जो इकोनॉमिक्स है, या कहीं ना कहीं अमेरिका जो बहुत बड़ा, आपको पता है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, उनका भी जो इकोनॉमिक्स है वो इस पर वर्कआउट नहीं होता है। और दूसरी तरफ यह है कि रूस जो है वहां ऑयल प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम होती है और रूस ज्यादातर देशों को, जैसे भारत हुआ, चीन, उनको जो तेल बेचता है वो डिस्काउंट पे बेचता है। तो अगर मार्केट में मान लिया इस समय 70 होता है तो जो रूसी तेल है वो तो जाके 62-60 और हो सकता है उससे नीचे 58 पे जाके बिकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ओपेक प्लस, जिसमें रशिया जो मुख्य जो निर्यातक है उसको भी एक तरीके से सूट नहीं करता, उसको माफिक नहीं आता। तो 70 है, 70 से नीचे भी जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। ओपेक इंटरवीन करेगी, अन्य जो फोर्सेज है वो करेंगे, जो इसमें प्ले करते हैं बड़े बड़े प्लेयर, उसमें ट्रेडर्स भी हैं, उसमें हेज फंड्स भी हैं, वो सब एक तरीके से नहीं चाहेंगे कि इतना रहे, तो फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा। अगर हम $75 को लेकर के चलते हैं, ये कहते हैं 75, 78 या 75, 80, 82 की रेंज को लेकर चलते हैं,
तो हम सेफ प्ले करते हैं। अगर हम ये सोचें कि 70 पे हो जाएगा तो सेलिब्रेट कर लें कि अब यहीं रहने वाला है और नीचे होने वाला है, इसका मतलब ये हुआ है कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी इकोनॉमिक्स और साथ में कुल मिलाकर के ओपेक की अभी भी पहले से कमजोर है, लेकिन अभी भी जो ओपेक की कुल मिला के मार्केट मैनिपुलेट करने की ताकत है, उसको थोड़ा हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चाइना का जो आपने जिक्र किया, चाइना पहले भी तेल ले रहा था। दूसरा जो उनकी जो एसपीआर जिसका आपने जिक्र किया, वो पहले ही काफी हद तक जो है वो भरे हुए हैं और रूस का तमाम तेल उसमें डाल रहे हैं, पहले भी वो लेते रहे हैं। जब तक चाइना में डिमांड नहीं बढ़ेगी तो तब तक जो है वो चाइना जो है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। आज की तारीख में चाइना नहीं कर पा रहा, लाख कोशिश के बावजूद इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ गई हैं। ओके, शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त दिया और पूरा फंडामेंटल समझा दिया कि किस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बदल रहे हैं, क्या आगे भाव के हिसाब से क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकते हैं और क्या डेवलपमेंट आगे मार्केट में हो रहे हैं। चलिए, फंडामेंटल्स की बात तो काफ़ी हो गई। मनोज जी, अब जो ट्रेड करना चाह रहे हैं कच्चे तेल में, आप उनको क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो अब यहाँ पे एक दायरा बना रह सकता है। मेरा मानना है कि 5,580 लोअर साइड और ऊपर में 5,850, 5,880, ये 250-300 पॉइंट का जो दायरा है ये शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। तो लोअर रेंज के आसपास अगर कीमतें मिले तो वहां बाय करना चाहिए, काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो अब ये लेवल पे फ्रेश बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। बेहतर होगा कि अभी ये काउंटर को थोड़ा अवॉइड करके चले। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है, रेगुलर कॉलर भी है, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं। नाम है क्रिश, दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, आप बताइए अखिलेश जी, क्या सलाह देंगे कॉपर पर क्रिश को? देखिए, काफी मिला जुला कारोबार लग रहा है और मुझे लग रहा है कि दोनों ही तरफ के यहाँ पे ट्रेड्स देखने को मिलने चाहिए। ऊपरी लेवल्स पे जैसे मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण यहाँ पर थोड़ा प्रेशर दिखाई देगा। फिर भी अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से और वीक की लिए बात करते हैं तो मुझे लगता है 785-86 के आसपास अगर भाव आता है तो वहां पर एक बार आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस करिए आप 782 का। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 798-99 तक जा सकते हैं। फर्दर जो भी तेजी होगी वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर बनेगी। तो तब तक की एक सीमित दायरे का ट्रेड लगता है मुझे। ट्रेड आपको लग रहा है जी। यहाँ पर। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महेश अग्रवाल है, गोल्ड पर जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। मनोज जी आपसे पूछ रहे हैं ये कि गोल्ड में क्या करें, आप क्या सलाह देंगे महेश जी को? गोल्ड भी एक दायरे में फंसा हुआ है। कल जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे उसके बाद एक यहाँ डायरेक्शन मार्केट को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तर पे जो सपोर्ट है वो गोल्ड लगातार होल्ड करता हुआ आया है। 71,000 के जो स्तर है वो गोल्ड ने होल्ड किए हैं। हालांकि हम 72,200 पे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ बनते हुए देख रहे हैं। तो अगर आज के लिए अगर बात करें तो कोई भी डिप्स आता है 71,500 के आसपास का, तो एक बार सोने में जो है बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 71,330 का लगा है, ऊपर में 72,000 तक के जो लक्ष्य है वो रखे जा सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नवनीत है राजगढ़ से, ये कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में राय जानना चाह रहे थे। क्या सलाह देंगे मनोज जी इनको, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों में? एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निचले स्तरों पे सपोर्ट देखने को मिले थे। कल हमने 221 तक कीमतों को आते हुए भी देखा था। तो यहाँ पे अगर डिप्स मिले तो बाय कर सकते हैं। एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। 217 से 222 की रेंज एल्यूमिनियम में नजर आती है। अगर आज यहाँ 218 तक के भाव मिले तो बाय कर सकते हैं। 221 के लक्ष्य के लिए 216.50 का स्टॉप लॉस लगाए। कॉपर में भी एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि 794 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी 781 से 794 का दायरा रह सकता है और 794 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर वहां पे 804 तक के स्तर आते हुए नजर आएंगे। जिंक में थोड़ा प्रेशर है, तो जिंक में मेरा मानना है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। 250 के आसपास यहाँ सपोर्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विकास हैं, वेस्ट बंगाल से। कॉपर में ये भी सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि कॉपर आप दोनों ने बता दिया है। एक बार फिर से मनोज जी बता दीजिए कि कॉपर में क्या करना चाहिए विकास जी को। 789 पर 789 रुपए पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, यहाँ एक रेंज में ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 781 से 794 का एक दायरा है। तो शॉर्ट किया है, अगर कहीं भी 2-3 रुपए कीमतें नीचे आती है तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन कवर करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर कीमतें टिक नहीं रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट में रहने की सलाह नहीं रहेगी।
2-3 रुपए की अगर गिरावट आती है तो एक बार पोजीशन को एग्जिट लेना चाहिए। 794 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ प्रवीण हैं पुणे से। ये नेचुरल गैस और हल्दी पे राय जाना चाह रहे हैं। मनोज जी क्या सलाह देंगे इनको, एनजी पे और हल्दी पे, दो अलग अलग कमोडिटी पे ये पूछ रहे हैं सवाल। नेचुरल गैस में यहाँ डिप्स में बाय कर सकते हैं। हालांकि हमने आज निचले स्तरों से काफी अच्छी एक रिकवरी यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखी है, लेकिन फिर अगर थोड़ी गिरावट आती है 182 83 के आसपास तो फिर जो है लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 177 के स्टॉप लॉस से। 191 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है बार बार, तो वहां तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं हल्दी में भी हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट्स लेवल है 13,850 के वो काउंटर होल्ड कर रहा है, तो अक्टूबर वायदा में यहाँ पे 13,850 के स्तर अगर कल मिलते हैं तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 13,580 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 14,400 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके तरफ से आ गई है। अगले दर्शक है हमारे साथ गोपाल हैं दिल्ली से। इनका सवाल है गोल्ड को लेकर। गोल्ड पर इनका सवाल है कि इन्होंने बाई कर रखा है 71,730 रुपए में, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे थे कि क्या लगा लें। अखिलेश जी आप बताइए इनको क्या सलाह देंगे। 71,730 की बाइंग है, क्या स्टॉप लॉस लगा इस ट्रेड में? देखिए मोमेंटम तेज लग रहा है कंपेरेटिवली सिल्वर के कंपेयर में गोल्ड का, और मुझे लगता है कि एक बार बिफोर फेड या फेड की मीटिंग तक इसमें एक अच्छा खासा 1 से 1.5% का उछाला देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर जो इस वीक के लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 71,400 का रहेगा। आप यहाँ पे डिप भी मिलता है 71,575 के आसपास, तो और एड ऑन कर सकते हैं। 71,400 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 72,000 के ऊपर बंद आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा तेजी 72,800 तक भी देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन में बने रहिए 71,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से। जी चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, और कॉटन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। शुक्रिया अरुण जी, वक्त निकाला आपने। सर ग्लोबल रिपोर्ट क्या कह रही है कॉटन की? आपने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें आपने कहा था कि रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है, उसका बाजार पर क्या असर होगा, घरेलू बाजार पर क्या असर होगा सर? अरुण जी ग्लोबल का सवाल है। हेलो जी जी, जहां तक ग्लोबल सिनेरियो का सवाल है, क्रॉप की कंडीशन 3 मेन कंट्रीज है, जैसे आपका ब्राजील है, यूएसए है और आपका ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे रिकॉर्ड क्रॉप्स है और रिकॉर्ड ईल्ड्स है एंड गए साल के मुकाबले में, और इसका एक प्रूफ है आइस के अंदर प्राइसेस देखोगे काफी डाउन चल रही है। अब 67 और 68 सेंट के बीच में चल रही है, और उसके बावजूद भी कोई ज्यादा विशेष डिमांड नहीं है बाजार में। ओके। आज सबसे बड़ा मार्केट जो है वो चाइना का होता था। चाइना के अंदर सिचुएशन काफी खराब है, और अभी ब्लूमबर्ग की भी आप रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे भी मतलब उनका भी यही मानना है कि भाई अगर ये कंडीशन रही तो चाइना के अंदर स्थिति काफी बिगड़ सकती है। तो ये सब देखते हुए सेलिंग प्रेशर बहुत काफी है इन ग्लोबली। और बायर में अभी कौन है? प्राय करके बायर के अंदर आप देखा जाए तो मेनली आपका एक चाइना होता था, अभी उसके बाद अभी इंडिया है। अभी इंडिया भी कितना गांठ उठा लेगा, बिकॉज इंडिया के अंदर भी अगर ज्यादा माल आना चालू हो जाएगा तो वो ड्यूटी भर के तो कोई माल इंपोर्ट कर नहीं रहा है, सब लोग एडवांस लाइसेंस में इंपोर्ट कर रहे हैं। और एडवांस लाइसेंस के अंदर भी यार्न एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो इट्स अ वेरी बिग ट्रिकी सिचुएशन। ओके। तो अभी आज एमएसपी का ऑपरेशन भी होने वाला है इंडिया के अंदर, उसका भी ऐसा मानना है कि भाई जो लास्ट ईयर के जो गए टाइम में हुआ था 1.25 करोड़ का गार्ड का एमएसपी ऑपरेशन हुआ था, 1.10 लाख का हुआ था। हाँ। इस साल हो सकता है कि उससे भी विशेष हो। ओके। तो ये सब जो एक अनसर्टेनिटी काफी चल रही है कि प्राइस कहाँ जाएगी। अगर ये एमएसपी ऑपरेशन होने के बावजूद अगर डिमांड पिकअप नहीं हुई तो सीसीआई को माल बेचना पड़ेगा बाजार में। ओके, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं जिनके पास सर ये कॉटन का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है? किस तरह की चाल आगे रहेगी कॉटन की? घरेलू बाजार के लिए पूछ रहा हूँ। 2-3 महीना जो है 2-3 महीना बाजार अच्छा रहेगा। हाँ। क्योंकि मिलों के पास माल की कमी है, मिलों के जो इंपोर्ट जिन्होंने किया था वो शिपमेंट्स डिलेड है, और हिंदुस्तान की जो क्रॉप भी जो है वो एक महीना डिले है बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से महीना 2 महीना मतलब आपके समझो अक्टूबर एंड तक या दिवाली के आसपास तक का
बाजार में थोड़ा सुर्खी रहेगी, तो ये टाइम सही रहेगा किसके पास भी जो माल है वो निकालने का। तो ये और जो उसके तेजी, बाद जो शॉर्ट टर्म की जो तेजी आपको लग रहा है, जो रिकवरी आएगी, उसमें निकलने का अच्छा मौका होगा, उनके लिए एक एग्जिट रूट के तौर पे देखना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और कॉटन मार्केट के हालात बताया कि क्या आ रहे हैं और आप क्या सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। हमारे दोनों मेहमान अखिलेश जी और मनोज जी बने हुए हैं, उनसे तमाम सवालों के जवाब हम आपके लिए दिलवाएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बचे हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश हम करते हैं। अभिषेक पांडे हैं अगले दर्शक हमारे साथ। उनके पास दो ट्रेड है। एक है नेचुरल गैस का मिनी, जिनकी जो बाइंग लेवल है 185 रुपए पे उन्होंने खरीदा है, और दूसरे सिल्वर मिनी है, उन्होंने 83,000 रुपए पे खरीदा है। इन दोनों में अखिलेश जी क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस मिनी और सिल्वर मिनी। सिल्वर मिनी नवंबर की एक्सपायरी वाली है और सितंबर की एक्सपायरी वाली ये है नेचुरल गैस मिनी। क्या करें? देखिए, दोनों ही कॉन्टेक्ट्स को मेगा के रेफरेंस से आप ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर स्पेसिफिक यहाँ पे ज्यादा तेजी नहीं लग रही है और मुझे लगता है कि ये गोल्ड के कंपेयर में इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अभी लग रहा है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर ये 84,400 500 यानी 501 पॉइंट का यहाँ से तेजी देखने को मिल सकता है। फर्दर जो डेवलपमेंट है वो इसके ऊपर ही लगता है। अगर आप स्टेट में बने रह जाते हैं तो नीचे में अप टू 500 पॉइंट नीचे घटे तक इसको और एड ऑन कर सकते हैं। 83,250 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। 84,500 के आसपास यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली करें। फर्दर डेवलपमेंट उन लेवल्स के ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिलता है। नेचुरल गैस मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ पर कोई भी करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आइदर आप यहाँ पे 182-83 के आसपास आता है कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पे बाय कर सकते हैं। रेस्ट अगर ये 191 के ऊपर भी क्लोज करता है तो वहां पर भी आप एड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में भाव हमको 215 तक की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। तो नेचुरल गैस के ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं एंड सिल्वर के अंदर ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना चाहिए। जी, अगले दर्शक है हमारे साथ नवीन कोठारी हैं। सोना 70,000 और चांदी 80,000 के नीचे आएगी क्या? दिवाली तक इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मनोज जी, क्या सलाह देंगे? आपको लग रहा है कि 70,000 के नीचे दिवाली तक सोना और 80,000 के नीचे चांदी मुमकिन है? वर्तमान के जो फंडामेंटल्स है विश्वमोहन जी, उनको देखते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सोना नियर टर्म में 70,000 के नीचे जा सकता है। तो अभी हाल फिलहाल ऐसी गुंजाइश नहीं है। यह तभी संभव है कि जब यूएस फेड यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती ना करें और कोई एग्रेसिव रेट कट जो है बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखने को मिले, तो ये दो कंडीशन में कोई पैनिक बन सकता है। बाकी हाल फिलहाल के फंडामेंटल देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। हमारा मानना है कि $2464 इंटरनेशनल मार्केट में सोने में काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट्स बने हुए हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ 70,800 जो है अहम सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो अभी ये लेवल के नीचे कीमतें जाती हुई नहीं लग रही है। वहीं अगर 72,200 एक ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके ऊपर अगर कीमतें एक बार निकल जाएगी तो हम 73,000 जल्द आते हुए देखेंगे। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। समीर हैं बुलंदशहर से, क्रूड ऑप्शंस में ट्रेडिंग रणनीति पूछ रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या अखिलेश जी? जैसे मैंने बताया कि क्रूड का जो ट्रेड है अभी एक रेंज में ही लग रहा है और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5650 का जो ऑप्शन है पुट और कॉल, आप दोनों ही को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 250 रुपए का प्रीमियम हमको मिलना चाहिए और ये जो प्रीमियम है एक अच्छी खासी रेंज को कवर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो रेंज है 5550 से 5850 इसी दायरे में रहना चाहिए। तो ऑप्शन पुट और कॉल दोनों को ही सेल करने का रणनीति एक बेहतर रणनीति होना चाहिए। तो दोनों की पुट और दोनों ही पुट और कॉल को आप सेल कर सकते हैं। जी, चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अरविंद जैन है उदयपुर से, चांदी 20 सितंबर तक कहां तक जाएगी? क्या जवाब देंगे अखिलेश जी? हेलो, हाँ अखिलेश जी, 20 सितंबर तक चांदी कहां तक जाएगी? देखिए, फेड के इवेंट पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। 17 तारीख का 18 तारीख का जो मीटिंग है फेड का, मुझे लगता है कि यहाँ पे गुंजाइश है। अगर 84,500 के लेवल्स को ब्रिज करती है तो मुझे लगता है कि
ये एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रन अप देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल भाव में 29 के आसपास और डोमेस्टिक भाव में एक बार हम 86 के आसपास वापस से चांदी को आता हुआ देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स में की रणनीति भी रख सकते हैं 83,250 के ऊपर चांदी के भाव जब तक बने हुए हैं। ओके, चलिए 2 दर्शक है, सवाल एक है, विनय कुमार लखनऊ से है, क्रूड 5,700 रुपए पे खरीदा है, क्या करना चाहिए? और भूमिका है अहमदाबाद से, क्रूड में आगे तेजी या मंदी? मनोज जी दोनों जवाब दे दीजिए। विनय कुमार लखनऊ 5,700 रुपए पे क्रूड खरीदा है, अब भूमिका जानना चाहती कि क्या ट्रेड ले क्रूड में। बाइंग का जो भी ट्रेड है उसमें 5,580 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बड़ी तेजी अभी नहीं लग रही है। 5,850 880 एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास भाव मिले तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर लें। और अभी यहाँ पे काफी इनडिसिसिव ट्रेंड है। अगर कच्चे तेल की बात करें तो जो दायरा है वो 5,580 से 5,880 ये समझ में आ रहा है 300 रुपए के आसपास का। तो अभी एक दायरे में यहाँ पे बना रह सकता है। कल जो इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे उसके बाद नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, उसके बाद एक यहाँ डायरेक्शन कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। तब तक हमारा मानना है कि ये अगले सप्ताह तक दायरा बना रह सकता है। तो ये व्यू है। तो 5,580 से लेकर 5,880 रुपए का कच्चे तेल का दायरा है, ये मनोज जी की राय है। ऊपर में आप बेचें या फिर नीचे में खरीदें। जब इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाए फिर आप उसके बाद नई राय अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ले, या फिर स्टॉप सपोर्ट के नीचे जाए 55-80 के नीचे, तब क्या करना है फिर आप दोबारा राय ले सकते हैं। फिलहाल 300 का रेंज दिख रहा है। शुक्रिया मनोज जी आपका, अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए थे उनके जवाब कल दिए जाएंगे। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।